हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे सीटेट साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यह पूरा फुल पेपर है 10 जनवरी 2023 का। ऑनलाइन वाला जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा फुल पेपर है 10 जनवरी का। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का। पूरे 30 क्वेश्चन है, आप लोग भी हल कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। तो हम लोग आप लोगों के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, बहुत जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग डेली वीडियो देखा करिए और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किया करिए। ठीक है। जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले आपका मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ 61 नंबर से हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से एसर्शन में कहा है पॉलिएस्टर क्लॉथेस ड्राई फास्टर देन द कॉटन क्लॉथेस। मतलब कि पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, सूख जाते हैं कॉटन के क्लॉथ से ज़्यादा, मतलब पहले सूख जाते हैं। और रीजन में है सिंथेटिक फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर। ठीक है ना। और तो यहाँ पे हिंदी वाला भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा है पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़े से अधिक शीघ्रता से सूख जाते हैं। और क्या कहते हैं, कारण में है संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से आई थिंक आप लोगों को पता ही चल गया होगा, इसमें से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो सूती कपड़ों से अति शीघ्र सूख जाते हैं, ये बात तो यहाँ पे सही है। ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो कारण में कहा है संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सही है। तो कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है, तो इस कारण यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। तो इसमें कहा है निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जो सही क्रम में भरे वहाँ पे इसकी पहचान करनी है। तो यहाँ पे है डैश, एक स्तंभ भूरे रंग की ग्रंथि है और जो कि उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। यह शरीर की बृहत्तम ग्रंथि है। यह डैश स्रावित करती है, जिसका भंडारण डैश में होता है और यह डैश के पाचन मतलब पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो इसमें से जो है फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे अग्न्याशय, आई थिंक पैनक्रियास है, पैनक्रियाटिक जूस, लीवर प्रोटीन। तो लीवर प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है नहीं। और अगला है यहाँ पे लीवर बाइल जूस और गाल ब्लैडर फैट। ठीक है ना। और सी ऑप्शन में है अग्न्याशय इंसुलिन पित्ताशय प्रोटीन। तो अगला है यकृत पित्ताशय पित्ताशय प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कहा था क्वेश्चन में कि डैश एक रक्ताभ भूरे रंग की ग्रंथि होती है, तो एक भूरे रंग की ग्रंथि यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे यकृत हो जाएगा आई थिंक लीवर, और उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। तो मतलब पेट के जो ऊपरी भाग होता है उसके दाहिनी साइड यहाँ पे स्थित रहता है। और यह शरीर की बृहत्तम ग्रंथि होती है। बृहत्तम ग्रंथि की मतलब लंबी ग्रंथि। ठीक है ना, बड़ी। और यह डैश स्रावित करती है। तो क्या स्रावित करती है? तो वाइल जूस। ठीक है। तो यहाँ पे वाइल जूस हो जाएगा। और जिसका भंडारण डैश में होता है, कहाँ भंडारण होता है? तो गाल ब्लैडर में। जो वाइल जूस होता है वो एकत्रित कहाँ होता है, मतलब कि इकट्ठा कहाँ होता है? तो गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो वाइल जूस होता है किसके पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या कहते हैं, वसा के, मतलब फैट के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगर पूछा जाए कि भूरे रंग की बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे लीवर हो जाएगा। और जो लीवर होती है क्या कहते हैं,
किसका स्राव करती है, कौन से रस का स्राव करती है, तो बाइल जूस का। और जो बाइल जूस रस होता है इकट्ठा कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। और जो बाइल जूस होता है वो किसके पाचन में जिम्मेदार होता है, तो वसा के पाचन में, मतलब फैट के। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को दिए गए सही क्रम में भरते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे है, भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े स्वरूपों की पहचान की गई है। जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है वे डैश कहलाती हैं। वे कौन सी फसलें कहलाएंगी, जो अप्रैल से मई में काटी जाती हैं और बोई कब जा रही हैं, नवंबर के मध्य में बोई जा रही हैं, तो उन्हें कौन सी फसलें कहा जाएगा। और इन फसलों के दो उदाहरण हैं, मतलब इसमें से कौन सा होगा वो वाली फसलें जो नवंबर के महीने में यहाँ पे बोई जा रही है, अप्रैल से मई के बीच में काटी जा रही है, तो कौन सी फसल होगी। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को ध्यान दिलाया था कि जो ठंडी की फसल होगी, आई थिंक सर्दी की जो फसलें होंगी उन्हें कौन सी फसल कहा जाएगा, उन्हें रबी की फसल कहा जाएगा, ठीक है। जो सर्दी की फसल होगी उन्हें रबी की फसल कहा जाएगा, और जो गर्मी में बरसात के ऋतु में बोई जाती है उन्हें खरीफ की फसल कहा जाएगा, ठीक है, खरीफ की फसल। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे नवंबर की बात क्या हुआ है कि नवंबर के मध्य बोई जा रही है और अप्रैल और मई के बीच में काटी जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी फसल होगी, वो सर्दी की फसल होगी। तो सर्दी के महीने में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में ए ऑप्शन में है रबी, गेहूं और सरसों। पहला है यहाँ पे गेहूं और सरसों। तो आप लोगों को पता ही है कि गेहूं भी सर्दी के महीने में बोया जाता है और सरसों भी सर्दी के महीने में बोया जाता है। और यहाँ पे है खरीफ के फसल में गेहूं, तो गेहूं तो आपको पता ही है सर्दी के महीने में बोया जाता है, और धान गर्मी के। और चावल, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे सी वाला, तो यहाँ पे है रबी, धान और सरसों। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दोनों गलत है, एक ऑप्शन रबी में तो सरसों सही है, लेकिन ये धान जो हो जाएगा ये क्या कहते हैं, खरीफ की फसल में चला जाएगा, ठीक है। और अगला है यहाँ पे खरीफ, सूत, कपास और सोयाबीन। तो ये कहाँ कब की फसल है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी खरीफ की फसलें हैं। और ठीक है, तो इसमें से रबी की फसल पूछा है, तो रबी की फसल में यही ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे है रबी की फसल गेहूं और सरसों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी में है खरीफ, कॉटन, सोयाबीन। तो इसमें जो कॉटन दिया हुआ है तो है, तो यहाँ पे जो है आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें से और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रबी में गेहूं और सरसों हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चार्ट दिया हुआ है, क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है मौसम चार्ट किसी भारतीय शहर के वर्षा 1991 से 21 के पहले 7 महीनों के मौसम का औसत दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये औसत दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा क्रैप करके ऐसे देख लीजिएगा ना। तो यहाँ पे है जनवरी में यहाँ पे है 18.8 डिग्री सेल्सियस, और फरवरी में है 22.2 डिग्री सेल्सियस, और मार्च में है 28.4 डिग्री सेल्सियस, और अप्रैल के महीने में यहाँ पे इतना दिया हुआ है। आप लोग एक बार सारा क्या कहते हैं डिग्री को देख लीजिएगा, उसके बाद हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये कहाँ का है, तो ऑप्शन में है यहाँ पे निम्नलिखित से उपरोक्त चार्ट किस शहर का हो सकता है। तो यह चार्ट जो दिया हुआ है किस शहर का हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोची, और बी वाले ऑप्शन में है शिमला, और क्या कहते हैं सी वाले ऑप्शन में है करनाल, और डी में है चेन्नई। तो ये किसका हो सकता है, तो ये चार्ट जो है ये करनाल का है, ठीक है। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है ये करनाल का चार्ट है, मतलब पूरा। तो यहाँ पे जो है इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार। तो यहाँ पे है अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो अभिकथन में कहा है फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है, और कारण में है वायु के संपर्क में फास्फोरस जो होती है वो आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है ये बात यहाँ पे गलत है। केरोसिन के ऑयल में कौन क्या चीज़ें यहाँ पे भंडारित किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। फास्फोरस को उसमें नहीं रखा जाता है, जल में आई थिंक रखा जाता है, ठीक है ना।
तो ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है, तो यहाँ पे ये बात गलत है। जो फास्फोरस होती है उसे जल में रखा जाता है, ठीक है। और केरोसिन में किसे किसे रखा जाता है, तो केरोसिन में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे है, कारण में वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेती है, तो ये तो बात सही है। यहाँ पे अगर जैसे ही वायु के संपर्क में आती है फास्फोरस, तो वो आग पकड़ लेती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कारण तो सही है, लेकिन जो कथन दिया हुआ है ये चीज़ यहाँ पे असत्य है, तो ये चीज़ किस वाले ऑप्शन में है, तो इसमें जो है कथन जो है वो गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। तो किसमें है ये, ए वाला असत्य है किंतु आर असत्य है, आर असत्य है, सॉरी। तो इसका जो है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए असत्य है किंतु जो आर है वो सत्य है, ठीक है ना। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सतह पर वस्तु विरामावस्था में है तब उस पर कार्य करते बलों के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तो ए में है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और बी है संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, और सी में है संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है यदि किसी सतह पर क्या कहते हैं कोई वस्तु है और वो क्या कहते हैं विरामा अवस्था में है, तब उस पर कौन से बल कार्य करेंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन पूछा है, यही पूछा है। तो इसमें से क्या होना चाहिए, तो इसमें से ऑप्शन है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और बी में है संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, और सी में है संतुलित बलों के बहुत युग्म उस पर कार्य कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पे उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि विरामावस्था में है, तो ऐसी बात नहीं है कि विरामावस्था में है तो उस पर कोई बल कार्य कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वस्तु जो है उस सतह पर विरामावस्था में है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बी का, और जो सी वाले ऑप्शन में है संतुलित बलों के एक बहुत युग्म कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात भी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यदि जब भी कोई पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु होती है विरामावस्था में या समान रैखिक गति में हो, तो ऐसा होने का कारण यह नहीं है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उस पर कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो कार्यरत विभिन्न बाह्य बल और एक दूसरे से निरस्त करके सभी बलों के योग में जब शून्य हो जाते हैं तो बाह्य बल बना लेते हैं, ठीक है। तो किसी सतह पर जब विरामावस्था में कोई वस्तु रखी है तो उस पर दो बाह्य बल कार्य करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई भी वस्तु किसी सतह पर रखी है विरामावस्था में है तो उस पर दो बाह्य बल कार्य कर रहे होते हैं उस समय, ठीक है। एक हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वीय बल, और जो कि वस्तु पर भार लगा हुआ होता है और नीचे की ओर, और दूसरा जो होता है ऊपर की दिशा में जो भार होता है नीचे और ऊपर का, तो उस पर जो होते हैं दो प्रकार के बल कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो है बी और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी और सी ऑप्शन इसमें किसमें है, तो डी वाले ऑप्शन में है, तो इस कारण यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी एंड सी। और अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी कथन और कारण के क्वेश्चन है। तो इसमें कथन में कहा है मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी जीवों की छोटी आंत काफी लंबी होती है, और कारण में है मांस की अपेक्षा सेलुलोज को पचाना अधिक कठिन होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आई थिंक ये बात तो यहाँ पे सही है। जो मांसाहारी की तुलना में जो शाकाहारी जीवों की छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है, बात ये सही है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो आर कारण में है मांस की अपेक्षा सेलुलोज को पचाना अधिक कठिन होता है, तो यहाँ पे दोनों बातें कथन और कारण दोनों बातें यहाँ पे सही है, तो इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पे कहा है कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है, पूछा है यहाँ पे। ए है चूना पत्थर, और बी में है चौक, और सी में है मार्बल आई थिंक संगमरमर, और डी में है क्विक लाइम बिना बुझा चूना।
तो इसमें से जो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का स्वरूप नहीं है वो है क्विक लाइम, ठीक है, बुझा बिना बुझा चूना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिना बुझा चूना CaCO3 हो जाएगा। तो यह जो प्रकृति में पाया जाता है, क्या कहते हैं, यह प्रकृति में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जो चूना पत्थर होता है, चाक और संगमरमर होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न स्वरूप होते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, चाक, संगमरमर ये क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न स्वरूप होते हैं। तो यहाँ पे ये बातें सही हो जाएंगी, इसमें से यही नहीं है। कौन सा? बिना बुझा चूना। और एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, जो CaCO3 होता है, आई थिंक बिना बुझा चूना होता है जो, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो बिना बुझा चूना होता है CaCO3, इसका प्रयोग क्या कहते हैं दंत मंजन में किया जाता है, ठीक है, दंत मंजन में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? आई थिंक दंत मंजन पाउडर बनाने में, पेस्ट बनाने में, इन सभी में किया जाता है, ठीक है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे भी बिना बुझा चूना कहते हैं। और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है उसे क्या कहते हैं, कौन सा होता है? CaCO होता है, ठीक है, किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बिना बुझा चूना CaCO3, और इस उपयोग कहाँ होता है? दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट, ETC चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी? तो ए ऑप्शन में है तापमान में वृद्धि और दाब में ह्रास, और बी में है तापमान एवं दाब में दोनों में वृद्धि, और सी में है तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन है, तापमान में दाब दोनों का ह्रास, तापमान एवं दाब दोनों में ह्रास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से पूछा क्या है, गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी? तो इसमें से जो सी ऑप्शन में है, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, तापमान में ह्रास और दाब में वृद्धि थी, इसमें यही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी गैस का तरल अवस्था में भौतिक परिवर्तन होता है, मतलब संघनन होता है, जैसे कि, ठीक है, तो जो है यहाँ पे गैसी का द्रवीकरण हो जाता है। जो गैसों का द्रवीकरण होता है एक जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। जो गैसों के द्रवीकरण में जब तापमान में कमी होती है तो दाब में वृद्धि हो जाती है। तो दाब के बढ़ाने और तापमान के घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यही कारण होता है यहाँ पे, गैसों का जो द्रवीकरण होता है एक एक क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। या गैस के तरल अवस्था से भौतिक परिवर्तन में द्रवीकरण के रूप में हो जाता है परिवर्तन, तो इसे संघनन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में है, स्तंभ फर्स्ट के मिश्रण को स्तंभ सेकंड में दिए गए उसकी पृथक्करण विधि से सुमेलित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट में है बुरादा और जल और वाष्पीकरण, तो इसका किसके साथ मिलान सही हो जाएगा? तो आयोडीन और रेत है, किसको किसके द्वारा अलग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ पूछा है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में है बुरादा और जल, तो बुरादा और जल को हम क्या करेंगे? तो बुरादे और जल को हम छानेंगे, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम अलग करेंगे, ठीक है। और आयोडीन और रेत को हम कैसे अलग करेंगे? तो क्या कहते हैं, तो आयोडीन और रेत को हम सब्लिवेशन का प्रक्रिया के द्वारा अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, जैसे कि अपने आप जो उसमें पानी रहता है वो उड़ जाता है वाष्प बन करके, तो वही आयोडीन नमक नमक केवल बचा रह जाता है, ठीक है। तो इसे सब्लिवेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और लवण और जल, लवण लवण और जल, लवण और जल में कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो लवण और जल के लिए यहाँ पे वाष्पीकरण हो जाएगा, इसमें भाप बनकर उड़ जाएगा। यहाँ पे मतलब जो नमक वाला सागर होगा उसमें
वाष्प जो पानी उसमें से रहेगा, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा और जो नमक रहेगा लवण लवण नीचे बचा रह जाएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगला क्या है, अगला है यहाँ पे दही से क्रीम। तो दही से क्रीम को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किसका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का किसके साथ था, तो ए का यहाँ पे तीसरे के साथ था छानना, तो ए का तीसरे के साथ इसमें भी है, फर्स्ट में भी है और डी में भी है। और क्या कहते हैं, बी वाले का किसके साथ था, लवण और आयोडीन और रेत, तो ऊर्ध्वपातन था। तो क्या कहते हैं, चौथा के साथ था बी वाले का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी का दूसरे के साथ, सी का फर्स्ट के साथ, बी का चौथे के साथ, ए का तीसरे के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका इनके साथ मैच सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे है लेड एल्यूमिनियम और जिंक के, यहाँ पे है लेड एल्यूमिनियम और जिंक के 3 समान आकार के लट्ठों को जल में डुबो या गया कमरे के तापमान पर एल्यूमिनियम का घनत्व जो है इतना है, आप लोग देख लीजिएगा सारा। क्या कहते हैं 2.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और लेड का घनत्व जो है 11.29 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और जिंक का जो घनत्व है वो 7.13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और लेड के लट्ठे के उत्प्लावक बल एल्यूमिनियम के लट्ठे के उत्प्लावक बल, एल्यूमिनियम और जिंक के लट्ठे के उत्प्लावक बल की परस्पर तुलना किस प्रकार की जाएगी, तो किस प्रकार से की जाएगी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड बराबर जिंक हो जाएगा, जिंक बराबर यहाँ पे एल्यूमिनियम। ठीक है, और लेड फिर उसके बाद जिंक फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किस सही कथन पहचान कीजिए, पहचानिए, निम्नलिखित में से सही कथन का पहचान कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। और बी में है एक समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है ना, तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं दूसरा वाला। तो इसमें कहा है एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बना सकता है। और डी वाले में है एक उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। ये सारे गुण रखेंगे। ठीक है ना, वर्चुअल और क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार से यहाँ पे बना देंगे। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यहाँ पे कहा है कथन को पढ़िए और इसमें से भी सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन में है नल का जल विद्युत का कुछ सुचालक है। कारण में है नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में अशुद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ बात तो सही है, अशुद्धियाँ होती हैं। और क्या कहते हैं विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि अशुद्धियाँ मिली होती हैं इसलिए सुचालक होगा, उस पर करंट आ जाएगा नल के जल में। लेकिन जो क्या कहते हैं डिजिटल वाटर होता है वो क्या कहते हैं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, वो बैड कंडक्टर होगा, उसमें करंट नहीं आएगा, किसमें क्या कहते हैं आशुद्ध जल में, डिजिटल वाटर में। ठीक है ना, तो लेकिन जो टैप वाटर होते हैं, नल का जो पानी होगा उसमें क्या कहते हैं करंट आता है, तो इस कारण यहाँ पे विद्युत का सुचालक हो जाएगा ये। और जो अशुद्ध जल होगा, डिजिटल वाटर होता होता है, वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें नल के जल में लवणों की रूप में अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये कथन और कारण यहाँ पे दोनों सही है, तो इस कारण यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे की रूपांतरित जड़ों के रूप है। तो ए है प्याज सलजम, और बी है सलजम गाजर, और सी है गाजर आलू, और डी है आलू मटर। तो इसमें क्या कहा है रूपांतरित जड़ों के रूप में, तो रूपांतरित जड़ों के रूप में इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टर्निप एंड कैरट हो जाएगा, टर्निप कैरट हो जाएगा, सलजम और गाजर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पहले से ही पता रहा होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु रोगों का एक युग्म है? कौन जीवाणु जो है इसमें रोगों का युग्म है? तो पहला है कॉलरा टाइफाइड, और बी है टाइफाइड मीसल्स, और सी है मीसल्स एड्स, और डी है मीसल्स चिकन पॉक्स। तो इसमें से जो है ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवाणुओं का युग्म, आई थिंक जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं वो क्या कहते हैं, हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, जो जीवाणु जनित रोग होती हैं, मतलब जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं रोग, तो ये जीवाणुओं के द्वारा, ये वाला जोड़ा सही है, यहाँ पे हैजा हो जाएगा और टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं आप लोग एक बार पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिएगा। ज्वार हो जाएगा, ज्वार जिसे कहते हैं बुखार, क्षय रोग हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोष्ठ, ठीक है ना, कोढ़ जिसे कहते हैं या कुष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह होते हैं, कोढ़ और कुष्ठ। ठीक है, और निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, गोनोरिया आदि। ठीक है ना, आप लोग पेन और कॉपी लेकर एक बार लिख लीजिएगा। कोई भी इसमें से जीवाणु जनित रोग पूछा जा सकता है, क्योंकि हर बार एग्जाम में जीवाणु से रिलेटिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सभी हैं जीवाणु जनित रोग। एक बार और मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ इसमें से है अन्य ज्वार, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, कुष्ठ, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस, गोनोरिया आदि। ठीक है ना, और वायरस जनित एक बार देख लेते हैं, ये था बैक्टीरिया जनित। ठीक है, और अब देख लेते हैं वायरस जनित। ठीक है, तो वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं, जैसे कि खसरा हो जाएगा, और पोलियो हो जाएगा, और चिकन पॉक्स, हिपेटाइटिस, एड्स, ठीक है ना, और चेचक हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, और डेंगू, ज्वार, रेबीज, मेनिन जिसे कहते हैं, मेनिन कभी कभी पूछा जा सकता है, वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या कहते हैं, साइटिस, ट्रोकोमा, और छोटी माता, गलसुआ आदि। ये सब किससे होते हैं, ये सभी रोग जो होते हैं ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सारे नाम याद कर रख लीजिएगा, वायरस जनित और बैक्टीरिया वाला। ठीक है ना, तो कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है यहाँ पे पूछा था बैक्टीरियल डिजीज, तो बैक्टीरियल डिजीज में यहाँ पे हैजा और टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में और एक एक ऑप्शन सारे यहाँ पे वायरस जनित रोग हैं, तो इस कारण यहाँ पे और भी और ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहला ही ऑप्शन राइट है, इसमें पहला ऑप्शन सही है, बी वाले पे लग गया है। ठीक है ना, तो इसका जो है बी, ए वाला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, एक चुंबक की लंबाई 4 बराबर भागों में काटा गया, नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से किस प्रकार से सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है, ईच न्यू पीस विल हैव सम मोल स्ट्रेंथ, मतलब कि है प्रत्येक नए टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक के समान होगी। ठीक है, और बी में है, प्रत्येक नए टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी वो मूल चुंबक से 1/4 होगी। और सी वाला ऑप्शन है, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से आधी होगी, और प्रत्येक नए टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 4 गुना होगी। तो इसमें से कौन वाला सा ऑप्शन इसमें से सही है, तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, प्रत्येक नया जो टुकड़ा होगा वो ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 आधी होगी, 1/4 होगी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब एक चुंबक की लंबाई 4 बराबर भागों में काटा जाएगा, जब काटा गया तो एक नए टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति की तुलना में मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति से जो है
करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति जो होती मुख्य चुंबक से 1/4 होगी। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक लकड़ी अपने घर से, सॉरी यहाँ पे मैं क्या बोल दी, एक लड़की सॉरी सॉरी एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर, तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा मैं क्या बोल दी, सॉरी मेरा दिमाग थोड़ी, चलिए खैर छोड़िए। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन, एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर जाती है। वह वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। इसी पूरी यात्रा में उसकी और गति क्या है? ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक बार आप लोग हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सूत्र लगा देंगे, फार्मूला पर रख कर एक बार हल कर लेते हैं। तो इसमें से पूछा क्या है, इस पूरी यात्रा में उसकी और गति क्या होगी? तो गति का मतलब यहाँ पे क्या पूछ रही है, चाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, इस वाले पे यहाँ पे। तो हम लोग सूत्र पर एक बार रख लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इस पर रखेंगे दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो आने जाने में चली गई कुल दूरी यहाँ पे कितनी है, तो 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूरी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरी यात्रा में लड़की की गति क्या है, लड़की की गति मतलब चाल। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र पर रखेंगे 2AB बटे A+B। ठीक है, A+B। उसके बाद पे यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे कर देंगे और 12 गुणे 18 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 12 + 18 कर देंगे, उसको पूरा हल कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 और यहाँ पे प्लस करना है, 18 और 12 यहाँ पे कितना होगा, 30 हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे 2 गुणे 12 गुणे 18 रहेगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो इसको पूरा हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार 2 से हम कट करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, 3 से यहाँ पे हम काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा जब हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.4 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। ठीक है, तो 14.4 प्रति हावर किसमें है, इसमें तो आई थिंक इसमें से जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, हमारे में 4 आ रहा है चाहे 5, तो इसमें से यही 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है, एक 14 वर्षीय लड़की, आई थिंक मैं इस बार लकड़ी नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्रेड हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगा? तो वह कौन सा भोज्य पदार्थ ले कि रक्त की जांच में उसकी जो भी डिग्री आ रही है 10 और हीमोग्लोबिन, तो क्या खाना चाहिए उसे, गिरी, धान, पालक, मक्खन। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे पालक भोज्य पदार्थ लेने में उसे मदद करनी चाहिए, पालक खाना चाहिए उसको। तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि ब्लड की कमी में हीमोग्लोबिन की कमी में क्या खाना चाहिए, आंवला, गुड़, पालक। ठीक है ना, इन्हीं सब चीज़ों को खाना चाहिए, ऑलरेडी से ही आपको पता ही होगा। तो इसमें हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल को एक ताप मापनीय द्रव के रूप में प्रयुक्त न करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? ए है यह अपारदर्शी है, बी है इसका प्रसार गुणांक उच्च है, और अगला क्वेश्चन है, वो अगला ऑप्शन है सॉरी, अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रसार गुणांक उच्च है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ दिया हुआ है, पार्श्वीकरण है, यहाँ पे किण्वन है, टीका लगाना है, और अगला क्या है, परिरक्षण है। ठीक है, तो इसमें से किसका किसके साथ मिलान सही है, हमें ये चीज़ करना है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे है, पहला है पार्श्वीकरण, तो पार्श्वीकरण किस में होगा, तो पार्श्वीकरण यहाँ पे हो जाएगा बी वाले में। पार्श्वीकरण का मतलब कि पार्श्वीकरण में हो जाएगा जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को उबालना और आकस्मिक ठंडा करना। ठीक है, तो इसका जो है इसके साथ मैच हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड के साथ। फर्स्ट का यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड के साथ। अब हम देखेंगे सेकंड का किसके साथ मैच रहेगा, तो सेकंड का है किण्वन, तो किण्वन का किसके साथ रहेगा यहाँ पे, तो किण्वन वाले में हो जाएगा ईस्ट को क्रिया द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना, उसे किण्वन कहते हैं। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ। और टीका लगाना, टीका लगाना किसके साथ रहेगा, किसी पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधक अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोगकारक जीवाणुओं को डालना। ठीक है, तो ये वाला टीका लगाने के साथ हो जाएगा। और बचा कौन सा वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा परिरक्षण, तो परिरक्षण का किसके साथ हो जाएगा, तो परिरक्षण का जो है यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए उसमें विशिष्ट पदार्थों को डालना। तो इसमें कौन सा किसके साथ सही है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे ए का सेकंड के साथ था, तो ए का सेकंड इसमें बी वाले ऑप्शन में भी है और डी वाले ऑप्शन में भी है। और बी का हम लोग देखे थे तीसरे के साथ। ठीक है, देखे थे तीसरे के साथ, तो इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है। अब सी वाला देख लेते हैं, तो सी वाले में कौन सा क्वेश्चन था, सी वाले में था टीका लगाना, पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधक अनुक्रिया को रोकना, ये वाला था। तो क्या कहते हैं, हम लोग चौथे के साथ लगाए थे यहाँ पे, और जो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से चाहे देख लीजिएगा, चौथे के साथ हम लोग लगाए थे पशु के शरीर में उसकी प्रतिरोधक अनुक्रिया की उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोगकारक जीवाणुओं को डालना। ठीक है, तो किसके साथ था टीका लगाना, सी वाले का चौथे के साथ। तो सी वाले का चौथे के साथ किसमें है, तो सी वाले का चौथे के साथ यहाँ पे है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कृत्रिम विज्ञान में विभेदन की निम्नलिखित में से कथन सही व्याख्या कर रहा है। तो ए है कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है और इसके कोई समर्थन नहीं है। और बी है कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि इनकी असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती है। और अगला है, कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत वैज्ञानिक पदों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि का उपयोग नहीं करते हैं। और डी है, कृत्रिम विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या करता है और कोई पूर्वानुमान नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान एवं कृत्रिम विज्ञान में विभेदन की बात किया हुआ है, तो इसमें यही हो जाएगा, कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है और इसके कोई समर्थक नहीं है। तो इसमें से यही ए वाला ऑप्शन, नो सॉरी, ये वाला ज़्यादा सही नहीं है कि इसके कोई समर्थक नहीं है, ये बात गलत है, ये वाला सही नहीं होगा आंसर। तो हम लोग एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला ऑप्शन। तो अगले में है, कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि इनकी असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, बी वाला ऑप्शन इससे ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो यही बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका प्लवन के नियमों का अध्यापन करना चाहती है। वह पद उत्प्लवन की परिभाषा व्याख्या से आरंभ करती है, फिर विभिन्न पदार्थों
साइजों की 3 वस्तुएं लेती हैं। इन वस्तुओं को जल से भरे एक बड़े कांच के पात्र में एक एक करके डालती है और अपने विद्यार्थियों से यह देखने के लिए कहती है कि क्यों हो रहा है। वह संकेत करती है कि जिस भी द्रव में वस्तु तैरेगी उसका घनत्व वस्तु के औसत घनत्व से अधिक होना चाहिए। एक जांच आधारित उपागम के दृष्टिकोण से आप इस योजना का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पे ये कहा है, तो जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। योजना अनुपयुक्त है क्योंकि यह अधिक आदेशात्मक है और इसकी जांच की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आप लोग एक बार सारे ऑप्शन ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की बुद्धिसंगत चिंतन की योग्यता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो ए है, विद्यार्थी विज्ञान से मिथकों पृथक करने के लिए स्पष्ट तर्क प्रतिपादित करते हैं। बी है, विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं। और सी है, विद्यार्थी कारक एवं प्रभाव के बीच संबंध को स्थापित कर पाते हैं। और डी है, विद्यार्थी वैध एवं अवैध प्रमाण के क्या कहते हैं बीच विभेदन कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 84 नंबर है। कक्षा की शिक्षिका असंपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर विभव को समझाती है। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ है? तो इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसमें से जो है यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में है ऐतिहासिक, बी वाले ऑप्शन में है संज्ञानात्मक, सी वाले में है नैतिक, डी में है पर्यावरणीय। तो इसमें जो हो जाएगा संज्ञानात्मक हो जाएगा। ठीक है, कॉग्निटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से धातु तार की दी गई लंबाई के प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव की जांच कराना चाहती है। वह उन सभी परिस्थितियों में अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए इस एक कारक को बदलते हुए एक प्रयोग सेट अप करने की प्रथा प्रदर्शन करती है। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ए में है, धातु की लंबाई एक निर्भर परिवर्ती होना चाहिए। और बी में है, धातु की प्रतिरोध एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए। और सी है, धातु के तापमान का एक नियंत्रित परिवर्ती के रूप में चयन किया जाना चाहिए। और क्या कहते हैं, धातु की लंबाई एक नियंत्रित परिवर्ती होगी। तो इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? तो इसमें से जो है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। धातु की प्रतिरोध एवं एक निर्भर परिवर्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या है? तो पहला है इसमें ऑप्शन, वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रतिपादित करने के लिए मातृभाषा का उपयोग सख्ती से मना किया गया हो। और बी है, विज्ञान के शिक्षकों को ज्ञान का अंतिम अधिकारी समझने के लिए विद्यार्थियों को क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोत्साहित करना। ठीक है, और अगला क्या है यहाँ पे? अगला है ऑप्शन, किसी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। और डी है, एक दूसरे से बात करने के लिए विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो है सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। यहाँ पे किसी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। तो हमें चारों ऑप्शन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। कोई भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो सकता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शिक्षिका किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की संप्रत्यों को समझाने के लिए अधिक जाने पहचाने उदाहरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल प्रवाह से तुलना करती है। जैसे जल ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न विभव की ओर बहते हैं।
और यह प्रवाह उस समय तक होता है जब तक कि विभवांतर विद्यमान रहता है। शिक्षिका कौन सी शिक्षा शास्त्रीय युक्ति अपना रही है, तो कौन सी युक्ति अपना रही है बच्चों को समझाने में विभव के बारे में? तो पहला है तुल्य रूपता, और बी है आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क, और सी है थॉट एक्सपेरिमेंट विवेचन प्रयोग, और डी है आभासी प्रयोग। तो इसमें जो हो जाएगा एनोलॉजी हो जाएगा, तुल्य रूपता हो जाएगा। तुल्य रूपता का मतलब तुलनात्मक रूप से पढ़ा रही है, समझा रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एनोलॉजी हो जाएगा, मतलब कि शिक्षिका जो है वो परिपथ में विद्युत धारा में प्रवाह के संप्रत्यों को समझाने के लिए अधिक जाने पहचाने उदाहरण का प्रयोग कर रही है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, तो इसका मतलब है वो तुल्य रूपता की शास्त्रीय युक्ति अपना रही है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से समझा रही है, एक का उदाहरण एक के साथ एडजस्ट करके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 88 नंबर है, स्तंभ ए है स्तंभ बी है। तो यहाँ पे कॉलम ए और बी में दिया गया है और इसे हमें सम्मिलित करना है। तो थियरी में है और परिकल्पना है, वैज्ञानिक नियम दिया हुआ है, वैज्ञानिक प्रयोग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिद्धांत का किसके साथ मैच हो जाएगा? तो सिद्धांत का हो जाएगा अवलोकनों की भली भांति समर्पित व्याख्या। क्या हो जाएगा? अवलोकनों की भली भांति समर्पित व्याख्या हो जाएगा। और परिकल्पना का क्या मतलब होगा यहाँ पे? परिकल्पना का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अनुमानित व्याख्या। क्या होगा? अनुमानित व्याख्या जो है हो जाएगा, ठीक है। परिकल्पना का मतलब हो जाएगा अनुमानित व्याख्या, तो इसका सेम सेम के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और अगला है वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम क्या होंगे यहाँ पे? यहाँ पे है तीसरा वाला, तो तीसरे वाला यहाँ पे हो जाएगा परिवर्तियों के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन हो जाएगा। तो वैज्ञानिक नियम का हो जाएगा डी वाले के साथ परिवर्तियों के मध्य क्या कहते हैं? संबंध का संक्षिप्त, ठीक है। और बचा वैज्ञानिक प्रयोग। तो वैज्ञानिक प्रयोग का किसके साथ हो जाएगा? किसी अनुमान की जांच की नियंत्रण विधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो फर्स्ट का किसके साथ था? सी के साथ था, सेकंड का बी के साथ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर के आयोजन का निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो ए है ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, और बी है ये समय व्यतीत करने का एक आनंदमयी मार्ग है, और सी है ये समूह आकलन करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं, और डी है बड़ी कक्षाओं के संचालन के लिए यह एक प्रभावी युक्ति है, ठीक है। यह एक प्रभावी युक्ति है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन, जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो ये वाला सबसे सही आंसर है यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एक बार। तो जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका साइंस का। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? तो यहाँ पे ए है विद्यार्थियों को विश्वास दिलाइए कि विज्ञान सब विषय सबके लिए नहीं है, और बी है अपने अध्यापन की आरंभ उन संप्रत्यों से कीजिए जिनसे विद्यार्थी परिचित हैं और धीरे धीरे अपरिचित संप्रत्यों को समझाइए, और सी है बच्चों को उनके विचार सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, और डी है स्वीकार कीजिए कि वैज्ञानिक ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे? तो इसमें से हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाला पूछा है, वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है, तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों को विश्वास दिलाएं कि विज्ञान विषय सबके लिए नहीं है। तो यही वाला यहाँ पे इसका नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं की बात किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं की बात किया हुआ है, तो इसका जो है नहीं वाला नेगेटिव वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो साइंस के पूरे 30 क्वेश्चन थे, आपके ख़त्म हो गए पूरे 30 क्वेश्चन। ये क्या कहते हैं 10 जनवरी 2023 का पूरा पेपर था, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 10 जनवरी का हिंदी वाला पेपर। तो आई थिंक हम लोग पैसेज वाला नहीं देखेंगे, हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन वाला देखें, वो क्या कहते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम क्या कहते हैं हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी की क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं पेडागोजी के 10 जनवरी 2023 के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।